नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन किया। एक छोटी छोटी पॉइंट्स को भी बताया गया उसमें। तो जब हम पाचन के बारे में अध्ययन किए तो उसमें क्या पता चला कि जो हमारी छोटी आंत होती है या भोजन का जब पाचन होता है तो उस पाचन करने के बाद जो भोजन होता है वह ग्लूकोज में जा कर के क्या हो जाता है, बदल जाता है। और बदलने के बाद आंतों के माध्यम से उसको ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यह सब जो ग्लूकोज है या अन्य सभी चीज़ें हैं, इन सब का अब होगा क्या? तो इसके लिए हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे क्या? श्वसन। कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हम शुरू करते हैं। तो ये श्वसन क्या होता है? इस श्वसन में मैंने पहले दिन ही बता दिया था, जो पिछली वाली वीडियो थी उसी में मैंने बता दिया था कि जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं और लेने के बाद क्या होता है, उसका ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है। अपघटन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। लेकिन हमारे इस विश्व में या ब्रह्मांड में ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जो कई रास्तों से अपना श्वसन करते हैं। उनका जो पथ होता है वो कई प्रकार का होता है। तो उस प्रकार से हम लोग कुछ जीवों के बारे में जो अध्ययन कर, कुछ जीवों के बारे में जो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो श्वसन जो होता है वो होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन या आक्षी श्वसन। तो हम लोग जो श्वसन करते हैं वो इस तरीके का श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन या आक्षी श्वसन। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं। ईस्ट का नाम आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। इसमें क्या होता है, ये जो श्वसन करता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। मतलब उसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये हमारी कोशिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है, तरल द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो बदल जाता है पायरुवेट नामक कार्बनिक यौगिक में, जो कि क्या होता है, 3 कार्बन अणुओं से मिल करके बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी से हो करके जो आगे की प्रक्रिया होती है वही होती है। तो चलते हैं, पहले हम लोग अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है? सबसे पहले कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य में जाता है, और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद वह किस में बदल जाता है? पायरुवेट में। ठीक है, तो यह उसमें बदल जाएगा। बदलने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। अनुपस्थिति होने के बाद वह किस में बदल जाएगा? जाकर के
एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है हम लोगों में वो एटीपी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटीपी बोला जाता है। तो एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल जो होता है C2H5OH, जिसको एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात शराब जो होता है, शराब में यही चीज़ पाया था C2H5OH। तो ईस्ट जो होता है वो शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग होता है। और ऐसी कई सारी औद्योगिक चीज़ें होती हैं जिनके बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो यह जब शोषण कर लेगा, शोषण करने के बाद एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा और ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण करेगा। तो जब एथेनॉल बना लेता है, उसी एथेनॉल के बनाने के कारण इसका प्रयोग लोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधों में करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन की इसमें अनिवार्यता नहीं होती है, इसीलिए इसको अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? श्वसन का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है? कौन सा श्वसन कहलाता है? अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन कहलाता है। अब बाकी जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। तो उसके लिए क्या होता है? दूसरा जो श्वसन का प्रकार होता है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोला जाता है? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। इस श्वसन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव्य में जाएगा और कोशिका द्रव्य उसको क्या बना देगा? पायरुवेट बना देगा। जिस तरीके से सेम प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस क्या होगा? इसमें होगा। पायरुवेट बना देगा। पायरुवेट बनाने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अगर आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो इस पे वीडियो बनाई जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का एक प्रकार का छोटा सा कोशिकांग होता है, जिसमें क्या होता है? जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। वहाँ पे जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है कौन? पायरुवेट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वह किस में तब्दील हो जाता है? किस में बदल जाता है? CO2 में। और क्या बन जाता है? जल में। CO2 में और क्या हो जाएगा? जल में हो जाएगा। प्लस ऊर्जा का निर्माण भी होगा, जिसको मैंने बताया कि उसको ATP के नाम से जाना जाता है। अब ऊर्जा का निर्माण जब हो जाएगा तो होने के बाद क्या होगा? हम लोगों में जो पोषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ था, उसके द्वारा ही यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो गया, जो कि जैव क्रियाओं में, जैव प्रक्रम में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इसी के द्वारा जीवों में क्या होता है? जो चलते हैं, दौड़ते हैं, श्वसन करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, जितनी भी मतलब शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो सब शारीरिक क्रियाएं इन्हीं ऊर्जा के उपयोग के द्वारा होती हैं। यही ऊर्जा जो होती है इन्हीं के द्वारा क्या होती हैं? वो पूरी होती हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। बिना ऑक्सीजन के यह श्वसन होता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन बोला जाता है। इसकी परिभाषा कैसी हो जाएगी? श्वसन का वह प्रकार, श्वसन की वह अवस्था जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसे कौन सा श्वसन कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। ठीक, समझ गए ना आप सभी लोग? तो अब इसमें क्या होता है? इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको जान लेते हैं पहले। ये अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वायवीय श्वसन जो होता है, यह जब होता है तो इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है यह क्या होती है? थोड़ी कम होती है। लेकिन
जो वायवीय श्वसन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इसकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब चलते हैं अगली प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो दो प्रकार के श्वसन तो हो गए, लेकिन एक ऐसा हम लोगों के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में एक ऐसा प्रक्रम होता है कि जिससे मनुष्य को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि होता है पेशियों में श्वसन। किस में होता है? पेशियों में श्वसन। अबे भैया, पेशियों में श्वसन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोगों का शरीर बीमार हो जाता है या ज़्यादा चल देते हैं, तो चलने के बाद हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यह जो पायरुवेट था, यह पायरुवेट किस में बदल जाता है? जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब जब लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पेशियों में बहुत ही तेज़ी से दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग सह नहीं पाते हैं। मालूम होता है कि वहाँ की हड्डी क्या हो गई है? टूट गई है, जिसके कारण हम लोग दर्द निरोधक दवाओं का सेवन करते हैं, तब जा कर के यह सही होता है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो शब्द आता है एटीपी। उस एटीपी के बारे में जानते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एक ग्लूकोज अणु के विखंडन में कितने एटीपी अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वह होता है, एक ग्लूकोज अणुओं के विखंडन से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितना होती है? 38 होती है। अब क्या होता है, यह एटीपी क्या होता है? यह एटीपी जो होता है वह हमारे शरीर में ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो खरीदने जाने के बाद किसकी आवश्यकता होती है? रुपए की, पैसे की, अनाज की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी, तो उस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम लोगों को क्या खरीदना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? एटीपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एटीपी बनाना पड़ेगा। इसी एटीपी के द्वारा ही जो हमारी शरीर होती है वो चलती रहती है। यह एटीपी निर्मित कैसे होता है? मैंने बताया एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ट्राई मतलब होता है 3, और फास्फेट मतलब होता है फास्फेट के अणु। मतलब एडिनोसिन में कितने फास्फेट के अणु जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है? इसको हम कट कर देते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है? एटीपी, इसमें से क्या निकल गया? एक पी निकल गया। तो पी निकलने के बाद क्या होगा? एडीपी प्लस ऊर्जा। एडीपी प्लस क्या हो गया? ऊर्जा निकल गया। एक एटीपी अणु के क्या होते हैं? निकलने से, उसमें से निकलता कुछ नहीं है, कुछ नष्ट नहीं होता है, एक फास्फेट अणु ही निकलता है, जो क्या बन जाता है? एडीपी। एडीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे? डाईफॉस्फेट। एडीपी, ए मतलब क्या होता है? एडिनोसिन। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो यह बदल गया किस में? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। फिर क्या होता है? इसी एडीपी में एक पी जुड़ जाता है। फिर क्या बन जाता है? वह एक पी जब जुड़ जाता है
प्लस पी, तो यह क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। यही प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, चलती रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा भरपूर उपलब्ध होती रहती है। लेकिन जब जीव के शरीर में ग्लूकोज की क्या होगी, कमी होगी, तो उन लोगों में क्या होगा, ऊर्जा नहीं बनेगी, जिसके कारण उनमें थका सा महसूस होने लगता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं कि ये जो ऑक्सीश्वसन होता है ये होता कैसे है। तो मैंने बताया कि कई प्रकार के जीव होते हैं। तो इन जीवों में कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, वायु अथवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वायु अथवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, रंध्र के द्वारा करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा करते हैं, जो कि किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो जंतु होंगे ये कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होता है, जो जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं वे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वायु अथवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे क्या करते हैं, उनके लिए भी कोई एक विशिष्ट अंग तो प्रदान किया ही गया होगा, जिसके बारे में हम दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। कि जो जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं इनका जो शरीर होता है, इस शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की रचना पाई जाती है। जैसे एक कोशिकीय जीवों के बारे में मैं बताया हूँ कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, इनमें क्या होता है, जो श्वसन होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। जैसे इनका शरीर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होने के बाद इनकी जो त्वचा होती है, इसी त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अपना श्वसन पूरा करते हैं। लेकिन जो बड़े किस्म के जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वे कैसे श्वसन करते हैं, उनके लिए एक विशेष अंग का निर्माण होता है। कुछ कुछ में क्या होता है, फेफड़ा भी पाया जाता है, कुछ कुछ में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है, जिसको गलफड़ा के नाम से जाना जाता है। गलफड़ा या गिल्स। आप लोगों ने मछलियों को देखा होगा, तो जो मछलियां होती हैं उनके मुख के पीछे भाग में वहाँ पे एक फटा हुआ सा भाग होता है, जहाँ से वो लोग क्या करते हैं, पानी निकालते रहते हैं। मुख के द्वारा क्या करते हैं, वो मुख के द्वारा वो पानी को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पीते रहते हैं, और पीने के बाद एक दाब मारते हैं अंदर की तरफ, जहाँ कहाँ जाता है, जो पानी जो होता है वो पानी कहाँ पहुँचता है, गलफड़े में पहुँचता है या गिल्स में पहुँचता है। वह गिल्स क्या होता है, उस गिल्स में भी रुधिर वाहिनियाँ एकदम सघन रूप में होती हैं। मतलब वहाँ पे रुधिर वाहिनियों का सघन जाल बिछा होता है, घना जाल बिछा होता है, जो कि क्या करता है, पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। और लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी कई सारी गैसें हैं, वे क्या हो जाएंगी, पीछे से गलफड़े के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसी तरीके का उदाहरण मेंढक का है। मेंढक में तो कोई खुला वाला स्थान पीछे से नहीं होता है, लेकिन एक जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसे निकालते नहीं हैं, बोलते हैं जब वो लोग, तो ऐसे निकालते नहीं हैं। उसी निकालने के द्वारा वो पतला सा एक झिल्ली की समान रचना होती है, जहाँ पे जब पानी का
टच होता है, पानी टच होता है पानी, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको वह खींच लेता है, खींच करके अंदर की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। और मेंढक में फेफड़ा भी पाया जाता है, क्योंकि मेंढक जल में भी रहता है और कहाँ रहता है, थल पर भी रहता है, जिसके कारण उसमें फेफड़ा पाया जाता है। नाकों के द्वारा भी वो क्या करता है, श्वसन करता है। मनुष्य किसके द्वारा, मनुष्य या जितने भी थल पर और वायु में पाए जाने वाले प्राणी हैं वे कैसे श्वसन करते हैं, उनके लिए प्रकृति ने एक विशिष्ट अंग का क्या किया है, निर्माण किया है, जिसको फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फेफड़े के नाम से। ये जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है, एक स्पंज की तरह का होता है, स्पंज की आकृति का होता है, जैसे स्वक्ता होता है उसी तरीके से हमारा फेफड़ा होता है। अब इस स्वक्ते में क्या होता है, आप लोगों ने देखा एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी छोटे छोटे छिद्रों के तरह ही उसकी संरचनाएं होती हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी नाक जो है, नाक से होते हुए, यहाँ से होते हुए एक नली अंदर गई है, यहाँ पर होते हुए, जो कि भोजन नलिका से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। मैंने कल बताया था कि उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। और इसी के कारण इन दोनों को बांटने का कार्य जो करती है ये ढक्कन करता है। ये जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेने के बाद ये कैसा हो जाता है, ऊपर चल जाता है। जैसे कहिए ना हम सांस, तो यह ऊपर चला गया, और जैसे ही हम क्या किए, सांस को बंद किए, यह उस स्थान पे आकर के टिक गया। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद यह क्या कर देता है, जो आहार नलिका होती है उसको खोल देता है, और जब हम लोग खाना बंद कर देते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसको क्या कर देता है, वह आहार नलिका को ढक देता है और श्वसन नलिका को खोल देता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में वह नीचे से जा कर के दो भागों में बट जाता है, और दो भागों में बटने के बाद यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी। अब यहाँ पे बट गया, बटने के बाद क्या होगा, इस तरीके से यह डायफ्राम के अंदर स्थित होता है। तो जैसे ही हम वायु को ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, वायु को ग्रहण करने के बाद वह हमारे फेफड़े में पहुंचता है, और जैसे ही हम लोग वायु ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो उदर होता है, उदर पीछे की तरफ चला जाता है। जब चला जाता है तो हमारा जो वक्षस्थल होगा, ये सीना होगा, सीना क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसके कारण इसमें बहुत सारी गैस भर जाएगी। अब इसी में होता है, खून में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा यह हीमोग्लोबिन एक अलग ही कार्य करता है। यह कार्य क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को यह जकड़ करके पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि यह लोहे नामक तत्व से मिलकर के बना होता है, Fe। तो Fe को आप लोग जानते हैं, लोहा जो होता है ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा क्या होता है, अवशोषक होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में या आसपास कि जो लोहे के वस्तुएं होती हैं, उन लोहे की वस्तुओं में क्या होता है, जंग लगने लगता है। मैंने पहले चैप्टर में ही बताया था कि जब जंग लगने लगती है तो जंग कैसे लगती है कि जो लोहा होता है वह ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण लोहा जो होता है वो लोहे के ऑक्साइड में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा जो होता है वह ऑक्सीजन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या लिया, श्वास लिया, श्वास में
मतलब गैस अंदर गया और गैस में क्या हुए, कई प्रकार की गैसें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी नाक जो है एक अलग प्रकार की विशेष अंग है जिसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने सांस लिया और ऑक्सीजन ही केवल गया। सभी प्रकार की गैसें जो इस वातावरण में विद्यमान हैं वो सभी प्रकार की गैसें हमारे फेफड़े में पहुंच गई। अब फेफड़े में एक प्रकार की संरचना होती है जो इस तरीके की संरचना होती है। इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। फेफड़ा जो इसी प्रकार की कई सारी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे मैंने बताया कि एक स्पंज जो होता है, स्वकता जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी तरीके से इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे छिद्र जो है बटे हुए होते हैं। तो इसमें एक संरचना बनाई गई है जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाएं क्या होती है, इसमें से ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन जाने के बाद प्रत्येक ये जो छोटी छोटी गोली की तरह संरचना बनी हुई है उनको कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के आसपास तक जाता है और जाने के बाद क्या होता है, इसमें खून भरा होता है। यह खून क्या कर लेता है, इस खून में मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यफी जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। और खींचने के बाद उस खून को कहाँ लेकर जाएगा वह, अब देखिए खून जो हो गया वो क्या हो गई, ऑक्सीजन युक्त हो गई। अब ऑक्सीजन युक्त होने के बाद उसको कहाँ ले जाएगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा, कोशिकाओं में ले जाएगा और वहाँ पे उसका क्या होगा, श्वसन होगा। और श्वसन होने के बाद एटीपी का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो कैसे क्या होता है, वो कैसे बाहर निकलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जल में घुलनशील होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है हमारे शरीर में, वह ब्लड में या किसी भी जल में घुलनशील होता है। अब वह जब घुलनशील होता है तो क्या होगा, उसी के समय उसी खून जो पुराना वाला खून है उसी के साथ आएगा और आने के बाद इन कोशिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या कर लेती हैं, उनको बाहर करके उस श्वसन उस जो गैस होता है, जो मतलब अपशिष्ट गैस होता है जिसका प्रयोग हमारे शरीर में होता ही नहीं, उसी गैस के साथ उसको क्या कर दिया जाएगा, नाकों के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। जिस तरीके से यही प्रक्रिया चलती रहती है और हम लोग क्या करते रहते हैं, श्वसन लेते रहते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2 साल से हम लोग एक भयंकर बीमारी का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना। यह क्या है, इससे क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है, एक प्रकार का वायरस होता है, वो क्या करता है, हमारे फेफड़े में निमोनिया उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण इसमें घाव उत्पन्न हो जाता है और ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में कफ भर जाता है, जिससे हम लोगों का जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिससे हम लोगों में सांस लेने की क्या होती है, दिक्कत होती है। अब आइए जानते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है। धूम्रपान का मतलब समझते हैं आप लोग। धूम्र मतलब होता है धुआं, पान मतलब होता है पीना, अर्थात धुएं को पीना ही क्या कहलाता है, धूम्रपान कहलाता है। ऐसा आप लोगों ने बहुत लिखा और सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं तो उसमें लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा क्यों होता है? दुनिया में फेफड़े का कैंसर एक आम रोग की तरह जाना जाने लगा है, क्योंकि इससे कई सारी मृत्यु हो रही, कई लोगों की मृत्यु हो रही है। तो यह होता कैसे है, फेफड़े का कैंसर होता कैसे, इसको जानते हैं। तो जो लोग सिगरेट का, बीड़ी का या सिगार का प्रयोग करते हैं वो लोग फेफड़े के कैंसर से ग्रसित होते हैं। तो उसमें प्रक्रिया कैसी होती है कि जब हम लोग धुएं का क्या करते हैं, पान करते हैं, तो पान करने के बाद जो हमारी क्या है, श्वसन नलिकाएं हैं, यहाँ से होकर के श्वसन नलिकाएं हैं, इन श्वसन नलिकाओं में छोटे छोटे रोम की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको सीलिया के नाम से जाना जाता है।
सीलिया के नाम से। किसके नाम से जाना था? सीलिया के नाम से। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का तरल द्रव्य पदार्थ निकलता है जो हमारे श्वसन के साथ, वायु के साथ आने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं या विषाणु होते हैं, उनको यह नष्ट कर देता है, मार देता है। जो इसमें से क्या निकलता है? तरल द्रव्य पदार्थ निकलता है। लेकिन धूम्र के सेवन से, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, नशीला पदार्थ पाया जाता है। तो उससे क्या हो जाती है, सीलिया क्या हो जाती है, जब धूम्र का सेवन करते हैं तो सीलिया नष्ट हो जाती है, मर जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, वहाँ से खत्म हो जाती है। अब जब खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी विषाणु, कवक और जीवाणु होंगे वो श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद क्या होगा, वो लोग हमारे फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देंगे, जिसके कारण हमें खांसी आने लगेगी, हमारे फेफड़े में बलगम बनने लगेगा, और कभी कभी तो क्या होता है, फेफड़े का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए धूम्रपान को क्या बताया गया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे फेफड़े का कैंसर होता है। मेन कारण क्या है, सीलिया। जैसे मान लीजिए आपके देश में कौन है, सैनिक आपके देश की, हमारे देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब यही सैनिकों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो मारने के बाद क्या होंगे, जो दुश्मन होंगे वो हमारी सीमा में घुस जाएंगे, हमारे देश में घुस जाएंगे, और हम लोगों का जीना क्या कर देंगे, हराम कर देंगे। तो उसी प्रकार से ये जो सीलिया होता है, सीलिया भी हमारे फेफड़े के लिए सैनिक का कार्य करता है, जिसके कारण हमारा फेफड़ा जो होता है वो सुरक्षित होता है। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप लोग धूम्रपान का सेवन ना करें, जिससे ये जो बीमारी होती है फेफड़े का कैंसर, इससे आप लोग सुरक्षित रहें। तो अब अगले दिन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।